पिछले हफ्ते कुछ हुआ है जो दुनिया ने नोटिस नहीं किया है। A little company that started in a warehouse in El Segundo is now going public with the largest IPO. SpaceX is going public this month, and it could be the largest ever stock market debut. The largest IPO in history. I'm talking about SpaceX, I'm talking about Elon Musk. SpaceX एलॉन मस्क की रॉकेट कंपनी 12 जून 2026 को नास्डैक पर लिस्ट हुई है। $75 बिलियन रेज किए हैं और हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ। लेकिन आईपीओ के डॉक्यूमेंट्स में एक ऐसी चीज थी जो शॉकिंग थी। SpaceX का प्लान है कि वो डेटा सेंटर्स को स्पेस में भेजेंगे और यही प्लान वो अपने इन्वेस्टर्स को भी बेच रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा वियर्ड और एक्साइटिंग लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आज हम इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। Elon Musk is betting on Starlink. He says SpaceX will build data hubs using Starlink technology. SpaceX CEO Elon Musk and Jeff Bezos among the many entrepreneurs looking to expand AI data centers into orbit. आज दुनिया में जो भी एआई टूल्स हैं, यानी कि चैटजीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, ग्रॉक, ये सब डेटा सेंटर्स पर रिलाई करते हैं। मैसिव बिल्डिंग्स, लाखों सर्वर्स और 24/7 ऑन। और जून 2026 में यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में सिर्फ डेटा सेंटर्स ने इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है कि अगर ये एक अलग कंट्री होते तो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर कंट्री होती। ये डेटा सेंटर्स 1.8 मिलियन ओलंपिक स्विमिंग पूल्स भरने लायक पानी सिर्फ एक साल में खत्म कर देते हैं और 2030 तक ये 9.3 ट्रिलियन लीटर्स होगा। तो प्रॉब्लम क्लियर है, एआई चाहिए यानी कि कंप्यूट चाहिए और कंप्यूट के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी और पानी चाहिए। तो सोल्यूशन क्या है? साल 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि डेटा सेंटर्स को समुद्र में डालकर भी कूलिंग की जा सकती है, जिसे प्रोजेक्ट नाटिक कहा। स्कॉटलैंड की कोस्ट के पास 2 साल तक एक सबमरीन डेटा सेंटर चलाया। रिजल्ट सरप्राइजिंगली अच्छा। समुद्र का पानी नेचुरल कूलिंग करता है, मेंटेनेंस भी कम लगती है और रिलायबिलिटी भी बहुत ज्यादा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी जो सॉल्व अभी भी नहीं हुई। इलेक्ट्रिसिटी अभी भी जमीन से ही चाहिए थी। पानी की प्रॉब्लम पार्शियली तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की नहीं हुई। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिर क्या किया जाए? वेल, एलॉन और जेब के पास इसका सेम आंसर है और वो है स्पेस। स्पेस में 2 चीजें फ्री मिलती हैं जो जमीन पर उतनी आसानी से नहीं मिलती। पहला, सोलर एनर्जी। स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता है। सन की एनर्जी डायरेक्ट मिल सकती है बिना किसी लॉस के, 24 घंटे, कोई क्लाउड नहीं। अगर सही ऑर्बिट में हो तो रात को भी। दूसरा है टेम्परेचर। स्पेस में कॉस्मिक बैकग्राउंड टेम्परेचर तकरीबन -270 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट जीरो के करीब। तो लॉजिक सिंपल है, फ्री एनर्जी प्लस नेचुरल कोल्ड इज इक्वल टू स्पेस में परफेक्ट डेटा सेंटर। और यही SpaceX अपने आईपीओ में इन्वेस्टर्स को सेल कर रहा है। लेकिन यहाँ प्लॉट में ट्विस्ट है। स्पेस में कूलिंग इतनी भी सिंपल नहीं जितनी सुनने में लगती है। नॉर्मली हीट ट्रांसफर के लिए 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन जो कि डायरेक्ट टच से या मेटल टू मेटल टच से भी होता है। कन्वेक्शन हवा या पानी से, एयर कंडीशनिंग और वाटर कूलिंग से। रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करके, और ये सबसे स्लो मेथड है। लेकिन स्पेस में वैक्यूम है, कोई हवा नहीं है, कोई पानी नहीं है, यानी कि कंडक्शन और कन्वेक्शन मोस्टली आउट है। सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है रेडिएशन। और यही प्रॉब्लम है। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने खुद कहा था, स्पेस बहुत ठंडा है लेकिन यहाँ एयर फ्लो नहीं है, इसलिए हीट ट्रांसफर सिर्फ रेडिएशन से ही हो सकता है। चलिए पहले थोड़ा रेडिएशन को समझ लेते हैं। रेडिएशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है और एरिया के साथ स्केल होती है। जितनी ज्यादा हीट निकालनी हो उतना बड़ा सरफेस चाहिए और ये काम स्पेस में रेडिएटर्स के थ्रू किया जाता है। बेसिकली रेडिएटर्स एक ऐसी मशीन है जो हीट ट्रांसफर के लिए यूज की जाती है। स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगभग 70 किलोवाट हीट रिजेक्ट करता है और उस 70 किलोवाट के लिए 7000 किलोग्राम के रेडिएटर्स लगते हैं। अब सोचिए, अगर एक मॉडर्न एआई सर्वर रैक अर्थ पर 200 किलोवाट हीट रिजेक्ट करता है तो सिर्फ 3 सर्वर रैक्स की कूलिंग करने के लिए ही आईएसएस से बड़ा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ रेडिएटर्स के लिए। और इतना वेट स्पेस में ले जाना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि रॉकेट्स में वेट सबसे कॉस्टली चीज होती है और यही डिसाइड करती है कि रॉकेट की कॉस्ट कितनी होगी। तो अब प्रॉब्लम कॉस्ट की है।
ये एक प्रॉब्लम है जो पार्शली सॉल्व की जा रही है, और वो भी लॉन्च प्राइस को घटाकर। पहले 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट स्पेस में भेजने के लिए तकरीबन $54,000 लगते थे स्पेस शटल्स के जमाने में, लेकिन फाल्कन 9 ने ये $2700 पर किलोग्राम तक घटा दिया है। लेकिन स्टारशिप ये टारगेट कर रहा है कि ये इसे $100 से $200 पर किलोग्राम तक लेकर आएगा, और पर लॉन्च सिर्फ $2 बिलियन से $10 बिलियन तक ही लगेंगे। तो कॉस्ट बैरियर टूट रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रेडिएटर से हीट ट्रांसफर करना अभी भी चैलेंजिंग है। इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। एंथ्रोपिक जो कंपनी क्लॉड AI बनाती है, उसने SpaceX के साथ मिलकर एक बड़ी डील साइन की है, $1.25 बिलियन पर मंथ, वो भी 3 साल के लिए, यानी टोटल $45 बिलियन। SpaceX के मेम्फिस डेटा सेंटर्स का, जो पहले एलॉन मस्क की खुद की AI कंपनी xAI के लिए बना था, पूरा कंप्यूट एंथ्रोपिक यूज करेगा, और ये डील SpaceX के IPO डॉक्यूमेंट्स में रिवील हुई है। बट गूगल भी पीछे नहीं है। $920 मिलियन पर मंथ के हिसाब से 1,10,000 NVIDIA GPUs के लिए गूगल ने भी डील साइन कर दी है, और ये सब तो बात जमीन के डेटा सेंटर्स की है। लेकिन एक रिपोर्ट है जिसमें मुताबिक गूगल और SpaceX के बीच बात चल रही है, और वाइटल डेटा सेंटर्स के लिए भी, मतलब एक्चुअल सर्वर्स स्पेस में। SpaceX ने IPO इन्वेस्टर्स को भी यही पिच किया है, स्पेस में कंप्यूट आने वाले सालों में सबसे सस्ता होगा। ये सिर्फ थ्योरी नहीं रही, दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनीज स्पेस पे सीरियसली बेट लगा रही हैं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है। जमीन पर डेटा सेंटर्स फाइबर ऑप्टिक्स केबल से कनेक्टेड होते हैं, ग्लास की वायर्स जिसमें डेटा लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, 5 से 10 मिलीसेकंड्स लेटेंसी पर, प्रैक्टिकली इंस्टेंट। लेकिन अगर डेटा सेंटर्स स्पेस में हो तो फाइबर केबल्स कैसे काम करेगी? नहीं लग सकती सिंपल। तो वायरलेस ही ऑप्शन है, और यहाँ 2 चॉइसेस हैं। एक, रेडियो वेव्स, यानी कि पुराना तरीका। स्टारलिंक अभी यही यूज करता है नॉर्मल यूजर्स के लिए। लेटेंसी 20 से 40 मिलीसेकंड्स, डेटा सेंटर्स वर्कलोड के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नंबर 2, लेजर इंटर सैटेलाइट लिंक्स, यानी ISL। और यहाँ एक काउंटर इंट्यूटिव फैक्ट है जो काम का है। लाइट वैक्यूम में फाइबर ऑप्टिक्स केबल से 40% फास्ट ट्रेवल कर सकती है। मतलब एक ऑर्बिटल डेटा सेंटर अगर लेजर ISL से कनेक्टेड हो तो थियोरेटिकली फाइबर से भी तेज हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में। और SpaceX के स्टारलिंक सैटेलाइट्स में पहले से ही हर सैटेलाइट्स पर 4 लेजर लिंक्स है कंटिन्यूअसली एक्टिव। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और वो है लास्ट माइल कनेक्शन। सैटेलाइट टू सैटेलाइट लेजर तो काम करता है, लेकिन वो डेटा अर्थ तक पहुंचाने के लिए एटमॉस्फेयर क्रॉस करना पड़ेगा, और एटमॉस्फेयर क्लाउड्स, टर्बुलेंस और इंटरफेरेंस से भरी है। तो फ्लो कुछ ऐसा होगा, यूजर से डेटा ग्राउंड स्टेशन फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू पहुंचेगा, और फिर एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा, इसके बाद ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स तक, और वापस यूजर के पास। हर ट्रिप में डिले ऐड होगा, और रियल टाइम AI इन्फरेंस के लिए ये चैलेंज है। लेकिन और एक बात, SpaceX ही ऐसी कंपनी है जो रॉकेट्स, स्टारलिंक नेटवर्क और ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स तीनों बना रही है। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन का खेल है, और ये सबसे पावरफुल एंगल है पूरी स्टोरी का, यानी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। कल वापस आते हैं रेडिएटर्स की प्रॉब्लम पर। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिस पर अभी भी रिसर्च चल रही है, LDR, यानी कि लिक्विड ड्रॉपलेट रेडिएटर। नॉर्मल रेडिएटर एक सॉलिड मेटल पैनल होता है जिसपे बहुत सारी हीट कैरिंग पाइप्स लगी होती हैं, जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती हैं। लेकिन LDR में माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स होते हैं। लिक्विड की छोटी छोटी बूंदें स्पेस में रिलीज की जाती हैं, और वो हीट रेडिएट करती हैं, जैसे ट्रेवल करती हैं, और फिर वापस कलेक्ट भी हो जाती हैं। अब सवाल ये कि ये कितना इफेक्टिव है। नवंबर 2025 के रिसर्च में ये कन्वेंशनल रेडिएटर से 7 गुना हल्का सिस्टम बना सकता है। 450 वाट पर किलोग्राम डिसिपेशन डेमोन्स्ट्रेट हो चुका है। अभी ये टेक्नोलॉजी स्टिल डेवलपमेंट फेज में है। माइक्रोग्रेविटी में ड्रॉपलेट्स कैसे कलेक्ट होते हैं ये अभी भी सॉल्व हो रहा है, लेकिन अगर ये काम कर गया तो स्पेस डेटा सेंटर्स एक फैंटेसी नहीं रहेगी। तो ये है पूरी कहानी AI के यूज की। दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनीज स्पेस पर बेट लगा रही हैं। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, स्पेस डेटा सेंटर्स पॉसिबल हैं या नहीं। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।